हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर तारों की दुनिया में। खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय तक आकाश पर हल्का सा प्रकाश छाया रहता है। जब वह प्रकाश भी लुप्त होने लगता है तब क्रमशः तारे आकाश के पर्दे पर दिखलाई देने लगते हैं। वे कहाँ से आते हैं? तारे किसी एक जगह से नहीं आते और न ही वे एकाएक आकाश में प्रकट होते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, पर सूर्य की चमक दमक के आगे उनकी चमक फीकी पड़ जाती है और वे दिन में दिखाई नहीं देते। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। आप सबने हमेशा देखा होगा कि जब आकाश से सूर्यास्त होता है, मतलब जब सनसेट होता है, तो उसके बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। इवन सनसेट होने के बाद भी कुछ समय तक जो है हल्की हल्की रोशनी रहती है और उसके बाद जब वो रोशनी भी कम हो जाती है और पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, तब हमको आसमान में तारे दिखाई देते हैं। तो ये तारे कहाँ से आते हैं? तो ये तारे कहीं से आते नहीं हैं और ना ही ये अचानक एकदम से प्रकट होते हैं। ये तारे जो है हमेशा आकाश में रहते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जब सनलाइट होती है तो रोशनी बहुत ज़्यादा होती है और तारों की रोशनी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो सनलाइट की वजह से वो तारे जो हैं छुप जाते हैं। इनफैक्ट जब मूनलाइट होती है तो मूनलाइट तो सनलाइट से बहुत ज़्यादा हल्की होती है, हल्की हल्की रोशनी होती है, लेकिन उसमें भी कई सारे तारे जो हैं वो छिप जाते हैं। तो जो स्टार्स होते हैं वो कभी भी ब्राइट लाइट में नहीं देखे जा सकते। जब भी अंधेरा होता है, जब पूरी तरह से अंधेरा होता है, तभी उसको हम देख सकते हैं। इवन आप ऑब्जर्व करोगे कि जब भी हम बालकनी से या छत से अगर हम तारों को देख रहे हैं, तो अगर आप छत की लाइट ऑफ कर दोगे तो आप अच्छे से स्टार्स को देख सकते हो, और अगर आपके आसपास लाइट्स हैं तो आप स्टार्स को उतने अच्छे से नहीं देख पाओगे। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब को 1 फुट की दूरी से देखने का अगर हम दुस्साहस करें तो आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, किंतु वही बल्ब 100 मीटर की दूरी से देखने पर कितना तेज लगेगा। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वे मंद लगते हैं और चंद्रमा का प्रकाश भी खुद उसका अपना नहीं है, बल्कि सूर्य का बिखराया प्रकाश है, सूर्य से ग्रहण किया प्रकाश है। तो तारे जो होते हैं उनकी अपनी लाइट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे सन जो है वो भी एक स्टार ही है, लेकिन सन क्या हमारी अर्थ के बहुत पास है, इसलिए उसकी लाइट हमको बहुत ज़्यादा फील होती है। और जो बाकी सारे स्टार्स हैं वो सन से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, उनकी लाइट जो है वो सन से भी ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए उनकी लाइट हम तक उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाती जितने अच्छे से हम तक सनलाइट पहुंच पाती है। जैसे कि अगर आप किसी बल्ब को देखो, तो अगर किसी बल्ब को आप बहुत पास से देखोगे तो उसकी लाइट आपको ज़्यादा फील होगी, लेकिन वही बल्ब अगर आपसे बहुत दूर हो तो उसकी लाइट आपको कम पता चलेगी, कम फील होगी। तो इसी तरह से जो स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं उनकी लाइट हम तक कम पहुंच पाती है, वो लाइट हमको कम लगती है, और क्योंकि सन हमारे पास है तो उसकी लाइट हमको बहुत ज़्यादा लगती है। और अगर हम मून लाइट की बात करें तो मून की जो है वो लाइट अपनी नहीं है। अपने आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जब सनलाइट जो है वो मून पे आती है तो मून से टकरा के वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक आती है। तो वो लाइट जो है वो सन की लाइट है जो रिफ्लेक्ट होके मून से रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक आती है, तो हमको वो मून लाइट लगती है। एक्चुअली मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। प्राचीन काल से तारों का अध्ययन करने वालों ने कई महत्वपूर्ण बातें देखी। उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं, पर एक तारा ऐसा है जो कक्षा में घूमने के बजाय स्थिर नजर आता है। वही है ध्रुव तारा, जिसको हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व दिया गया है। तो जब एंशियंट टाइम्स में जो लोग स्टार्स को स्टडी करते थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो सन की तरह वो ईस्ट से राइज होकर वेस्ट में वो सेट होते हैं, लेकिन एक
तारा ऐसा था, एक स्टार ऐसा था जो इस साइकिल में, इस सर्कल में, इस ऑर्बिट में नहीं घूमता था। वो था ध्रुव स्टार, ध्रुव तारा, जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं। तो ये जो पोल स्टार है, जो ध्रुव तारा है, ये हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारी फोक टेल्स हैं, जो हमारी एंशियंट माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, उसमें इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इस घटना से क्षुब्ध होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया न जा सके। वह ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है। तो इससे रिलेटेड एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि राजा उत्तानपाद की है। एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनकी 2 वाइफ्स थी, 2 रानियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। तो इन दोनों में से सुरुचि जो थी, वो राजा उत्तानपाद जो है वो उससे ज़्यादा प्रेम करते थे, सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। और जो सुरुचि का पुत्र था उसका नाम था उत्तम, और जो सुनीति का पुत्र था उसका नाम था ध्रुव। तो एक बार उत्तम जो है, जो सुरुचि का पुत्र है, वो अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था। तो जो सुनीति का पुत्र है ध्रुव, उसको भी ऐसा लगा कि मैं भी अपने पापा की गोदी में बैठूं जैसे कि उत्तम बैठा हुआ है। तो जब वो अपने पापा की गोदी में जाके बैठा, मतलब राजा उत्तानपाद की गोदी में जब जाकर बैठा, तो जो सुरुचि थी, जो उत्तम की मम्मी थी, उन्होंने आकर उसको वहाँ से ज़बरदस्ती हटा दिया कि यहाँ पर तो मेरा बेटा बैठेगा। तो इससे ध्रुव को बहुत बुरा लगा। तो जब उसको बुरा लगा तो उन्होंने भगवान शंकर की बहुत कड़ी तपस्या की। तो जब वो कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए और बोला कि कोई भी एक वरदान मांग लो। तो उसने वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ से कोई भी मुझे हटा ना सके। तो भगवान शंकर ने उनको बोला कि ठीक है, तुम आकाश में ध्रुव तारा बनकर रहोगे और वहाँ से तुम्हारी पोजीशन जो है वो कभी चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए जो पोल स्टार है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, ऐसा हमारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज में बोला जाता है। किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, ऐसी घटनाओं को लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जाता है, कारण मीमांसा भी आगे चलकर हो ही जाती है और फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजक कहानी के रूप में ही रह जाती है। तो क्या होता है, जब भी कोई प्राकृतिक घटना होती है, मतलब जो भी कोई नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं जिसका की रीज़न पता नहीं होता, मतलब साइंटिफिक रीज़न पता नहीं होता, तो क्या होता है ना, ऐसी किसी भी इंसिडेंट को एक कहानी के रूप में गढ़ लिया जाता है, मतलब उससे रिलेटेड एक स्टोरी बना दी जाती है। जैसे कि अगर हम पोल स्टार की बात करें तो वो ध्रुव तारे की कहानी बन गई, जो कि एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है जिसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई भी उसकी रैशनिंग नहीं है। सॉरी, वो स्टोरी जो है वो रैशनल नहीं है। तो ऐसे कोई भी जब इंसिडेंट होता है तो उसकी एक मैथोलॉजिकल स्टोरी बन जाती है। लेकिन फिर जैसे जैसे साइंस डेवलप होता है और प्रोग्रेस होती है, उसमें और रिसर्च होती है, तो उसके जो है रियल रीजंस पता चलते हैं, फिर रीजनिंग होती है और फिर एक कॉन्क्रीट उसके रीजंस पता चलते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कैसे हुई। और फिर जो वो स्टोरीज़ होती हैं, जो फोक टेल्स होती हैं या जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती हैं, वो केवल इंटरटेनमेंट के लिए रह जाती है। 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की यह धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और यह गेंद एक धुरी पर घूमती है। इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश स्रोत हैं जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। ध्रुव तारा गेंद की धुरी पर होने के कारण नहीं घूमता। एक गेंद को किसी भी व्यास के चारों ओर घुमाकर देखो, गेंद की सतह पर 2 बिंदु ऐसे मिलेंगे जो सदा स्थिर रहते हैं। अब आज से करीब 2000 साल पहले जो यूनान में रहने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, जो कि एस्ट्रोलॉजी को और एस्ट्रोनॉमी को स्टडी किया करते थे, वो ये मानते थे कि जो अर्थ है
उसके चारों ओर जो यूनिवर्स है वो पूरा यूनिवर्स ही एक बॉल है। आज हम क्या बोलते हैं, अर्थ जो है वो बॉल जैसी है, लेकिन वो तब ये मानते थे कि पूरा यूनिवर्स जो है वो ही एक पूरी बॉल है, और ये पूरी बॉल जो है ये अपनी एक्सिस पर घूमती है, और इसी वजह से जितने भी सारे स्टार्स हैं और जो प्लैनेट्स हैं वो सब जो हैं वो उसके साथ साथ घूमते हैं। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि पूरा सब कुछ घूम रहा है। और जो ध्रुव तारा है, जो पोल स्टार है, वो एग्जैक्टली उसकी एक्सिस पर है। तो जैसे आप कभी भी स्पिनर चलाते हो तो स्पिनर जो है वो पूरा गोल घूमता है, लेकिन जो उसका सेंट्रल एक्सिस होता है वो अपनी जगह पर ही होता है, वो तो नहीं गोल गोल घूमता। उसी तरह से जो ध्रुव तारा है, जो पोल स्टार है, वो एक्सिस पर है, तो इसीलिए वो घूमता हुआ फील नहीं होता है। वो ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पर ही है और बाकी सारे स्टार्स जो हैं वो घूम रहे हैं। 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्वेद आर्यभट्ट ने इस धारणा का खंडन किया था। अपने ग्रंथ आर्यभट्ट में उन्होंने यह दलील दी। फिर 5th सेंचुरी में इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे एक आर्यभट्ट, उन्होंने इस फिलॉसफी को बोला कि ये गलत है। उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टीय, और उसमें उन्होंने इसका रीज़न भी दिया था। जिस प्रकार नदी के तट पर स्थित स्थिर वस्तुओं, पेड़, मकान आदि को नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है, उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। इसलिए आर्यभट्ट का यह दावा सही है कि ब्रह्मांड के तारे स्थिर हैं और हमारी पृथ्वी ही अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती है। घूमती पृथ्वी से देखने पर भी तारे घूमते नजर आते हैं, लेकिन तत्कालीन और आर्यभट्ट के बाद के विद्वानों ने सही दलील का समर्थन नहीं किया और दुर्भाग्य से इस विचारधारा को 10 शताब्दियों तक उपेक्षित रहना पड़ा। 16वीं सदी के कोपरनिकस के विचारों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना दोलायमान होती गई। तो आर्यभट्ट का क्या कहना था? आर्यभट्ट का ये कहना था कि यूनिवर्स जो है वो अपनी जगह पर ही रहता है, तो जो सारे स्टार्स हैं वो नहीं घूम रहे हैं। एक्चुअली जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर घूमती है। तो जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है तो हमको ऐसा लगता है कि बाकी सारे स्टार्स घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्टार्स अपनी जगह पर हैं, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि स्टार्स की पोजीशन चेंज हो रही है। अब इसको इस बात से समझें कि जैसे हम किसी गाड़ी में, किसी ट्रेन में जब भी हम ट्रैवल करते हैं, तो जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें पीछे जा रही है, सब बिल्डिंग्स पीछे जा रही हैं, पेड़ पीछे जा रहे हैं, लोग पीछे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बिल्डिंग्स पीछे नहीं जा रही होती, पेड़ पीछे नहीं जा रहे होते, एक्चुअली हम आगे बढ़ रहे होते। द सेम वे जब अर्थ घूमती है तो एक्चुअली जो अर्थ है वो घूम रही है, वो आगे बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि स्टार्स जा रहे हैं, लेकिन स्टार्स नहीं जा रहे होते, वो अपनी जगह पर ही हैं, एक्चुअली हमारी अर्थ घूम रही होती है। तो आर्यभट्ट ने जब ये रीज़न समझाने की लोगों को कोशिश की तो किसी ने भी उनकी बात को नहीं माना। सबको ऐसा लगा कि वो गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो यही बात मानते रहे कि पूरा यूनिवर्स एक बॉल है, सिर्फ अर्थ नहीं घूम रही है, पूरा यूनिवर्स जो है वो एक साथ घूम रहा है, और जो स्टार्स हैं वो उस बॉल के ऊपर चिपके हुए कुछ सोर्स ऑफ लाइट्स हैं। तो किसी ने भी इस बात को माना नहीं। तो पूरी 10 सेंचुरीज तक लोग आगे भी यही मानते रहे कि पूरा यूनिवर्स एक बॉल है और स्टार्स जो हैं उस बॉल पे चिपके हुए कुछ सोर्स ऑफ लाइट हैं जो कि उसके साथ साथ पूरे घूमते रहते हैं। दैट इज पूरे स्टार्स घूम रहे हैं, अर्थ नहीं घूम रही है। लेकिन फिर 16th सेंचुरी में कोपरनिकस जो हैं वो एक थे और उनकी बातें जो हैं वो लोग मानने लगे थे। तो उन्होंने जब आर्यभट्ट की इस वाली थ्योरी को सपोर्ट किया कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही होती है, इसीलिए हमको ऐसा फील होता है कि सारी चीज़ें घूम रही हैं, एक्चुअली सारी चीज़ें नहीं घूम रही हैं। तो जब कोपरनिकस ने ये रीज़न लोगों को बताया और लोगों को समझाया, तब लोगों ने ये बात सुनी और मानी। उससे पहले आर्यभट्ट की बात को कोई भी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर तारों की दुनिया में। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एवरीवन।